चलिए आपका इंट्रोडक्शन लेंगे जरा थोड़ी देर में हम जो नए वाले हैं, नए स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज अच्छा, रुक जाइए जरा। जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो तैयार रहिए, थोड़ी देर में हम आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं जरा। लेकिन पहले हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको जो चीजें बतानी है वो भी आपको मैं बता दूंगा क्या क्या बतानी है, तो वो भी आप सोच करके रख दीजिए। आपको अपना नाम बताना है, कहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन हुई है, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है और किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ में आपका क्या एम्बिशन है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या सिर्फ आप सब इंस्पेक्टर तक सीमित रहना चाहते हैं या इससे आगे भी आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज जो है आपने अपने इंट्रोडक्शन में रखनी है। 3-4 जो हैं वो नए स्टूडेंट्स हैं, बाकी इनके साथ भी आप घुल मिल जाइए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ताकि कुछ भी आपको डाउट्स आए तो आप इनसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। चलिए, हमने पिछले कल बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, लीनियर मोमेंटम की हमने बेसिकली बात की थी, और एंगुलर जो मोमेंटम है वो आपको आता नहीं है एग्जाम में। वैसे जब चाहेंगे आप तो उसको भी करवा देंगे थोड़ा बहुत। और एक जो है, एक सेक्शन हमने अभी तक 5-6 स्टूडेंट जो है वो ग्रुप से बाहर हुए हैं। दूसरा सेट जो है इसका, आई थिंक 2-3 जो है वो ऐड करने के लिए, वो 2 हैं शायद जो वापस ऐड करने के लिए, क्योंकि वो क्लासेस लगा रहे थे, उनका ध्यान नहीं रहा मुझे। लेकिन दूसरा सेट जो है 27 तारीख जो मैंने कहा है, कल कल भी इसी टाइम लगभग, क्योंकि 2 दिन में पता लग जाएगा, क्योंकि उनने इन्फॉर्मेशन भी फिल नहीं की हुई है। जो फॉर्म मैंने आपको भेजा था गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म में भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं भरी हुई है। इस कारण से दूसरा सेट जो है वो बाहर हो जाएगा। पिछले कल भी मैंने कहा था कि बाहर तो होंगे, और रिजल्ट जो है वो इस तरीके से नहीं आएंगे। आपको भी पता है रिजल्ट किस तरीके से आते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि सबसे कोई छिपी हुई बात है, आपको भी पता है कि रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। तो इसलिए हमें ग्रुप से बाहर निकालना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप से बाहर, कोर्स से भी बाहर हो सकते हैं, या आप एप्लीकेशन पर लॉगिन करेंगे, वहां पर लॉगिन नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो इसको एज ए स्ट्रिक्ट वार्निंग मत समझिए, इसको आप अपने लिए ही समझिए कि हाँ, आपको प्रेशराइज इसलिए करना है, पॉजिटिव तरीके से प्रेशराइज करना है कि आपको वो चीजें करनी है। आप क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो भी ठीक है, कहीं और से पढ़ रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन फाइनल चीज जो आती है वो आता है टेस्ट पर। जब आप इन सब चीजों को कवर कर ही रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से कवर कर रहे हैं, क्लासेस से कवर कर रहे हैं, अपने नोट से कवर कर रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, और टेस्ट में जो आपका स्कोर है वो बहुत कम है, तो इससे तो यही मतलब समझते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हो सकता है एक। और जो नए जुड़े हैं उनको भी घबराने वाली उनके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मोमेंटम गेन कीजिए। जो हमने पढ़ा कि मोमेंटम जो है वो आपको गेन करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू एम बी। पिछले कल ही हमने पढ़ा ना, P इज इक्वल टू एम बी। तो आपके सामने वेलोसिटी, ये जो है लोग आपके साथ वाले वो भाग रहे हैं, आपको अपना मोमेंटम किस तरीके से शिफ्ट करना है। मोमेंटम तो वही है, संवेग क्या हुआ, संवेग वही तो हुआ। अब आपको उनको किस तरीके से कैच करना है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत है। इससे पहले हो सकता था आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अब जाकर के आप इस पढ़ाई वाले माहौल में आए। हो सकता है इससे पहले आप पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, बुरी पढ़ाई कर रहे थे, नो मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब आप क्या चीजें कर रहे हैं वो चीज मैटर करती है। इन 90-100 की स्टूडेंट्स में आप आगे कैसे निकलते हैं, सोचना यही है कि आप सबसे आगे हैं। लेकिन दिमाग में ये भी रखना है, साथ में ये साइड वाले दिमाग में ये भी चीज रखनी है कि आपके सामने कंपटीशन भी है, लेकिन आपने आगे भी निकलना है, आपसे आगे भी हैं। वो एक इल्यूजन है कि आपसे आगे कोई स्टूडेंट है, इल्यूजन है वो, और रियलिटी में आपसे आगे कोई नहीं है। रियलिटी में आपको खुद से ही आगे निकलना है, आपको खुद से ही आगे निकलना है, आपसे आगे कोई नहीं है। लेकिन इल्यूजन जो है वो तो है कि आपके आगे हैं, बहुत सारे हैं आपके आगे, बस वो चीज हमने हैंडल करनी है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की जरा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज डैश डैश आफ्टर द कोलिजन। क्या हो जाता है भैया? संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संघट के बाद दो पिंडों का कुल संवेग, कोलिजन को ये कहते हैं हिंदी में।
ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट 4 तो हमने क्या कहा था पिछले कल हमने बात की थी, ना तो वो इंक्रीज होता है, ना डिक्रीज होता है, ना जीरो होता है, क्योंकि उसके बाद जो होता है कोलिजन के बाद मोमेंटम जो होता है वो क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट कंजर्व, जो हमने पिछले कल बात की थी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रिजिड बॉडीज विल बी कंजर्व इफ, दूसरा यही है, तीसरा है ये, हाँ दूसरा है ये, पहले इसको कर लीजिए। दूसरा है, इंजन्स फिटेड इन जेट प्लेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है कि जेट विमानों में लगे इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन से संरक्षण के किस पे ये काम करते हैं? फ्रिक्शन, मास, एनर्जी, मोमेंटम। बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमने पिछले कल पढ़ा था। फोर्थ वन, ठीक है, यहाँ पर सब लोगों ने बता दिया है, आयुष, निखिल, अजय, मुकुल और कंचन, ठीक है। तो वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें आप जब बात करते हैं इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन की बात भी करते हैं, तो उसमें क्या लगता है, थर्ड लॉ लगता है, थर्ड लॉ। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने बात की थी कि इसमें दो लॉ लगते हैं, एक तो आपका सेकंड वाला भी और एक आपका थर्ड वाला लॉ भी। फिर है आपका द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज विल बी कंजर्व्ड इफ दृढ़ निकायों की प्रणाली का रेखीय संवेग संरक्षित होगा। रेखीय मतलब से लाइन में, है ना, एंगुलर मतलब से इस तरीके से एंगल में, ये एंगल है, ये एंगल बन गया थीटा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। लीनियर मोमेंटम, एक लाइन में जो मोमेंटम बना है, P इज इक्वल टू mb। सेकंड, नो एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहा था हमने कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। जो दो आप कह रहे हैं, ना तो हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब से एनर्जी इन मोशन, यानी कि जो चीज मोशन में है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी, कोई चीज स्थिर है, जैसे बाल्टी में पानी, ठीक है, वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन नलके से पानी आ रहा है, नलके से पानी आ रहा है इस बाल्टी में, तो वो क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी। तो नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम, तो वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा लीनियर मोमेंटम, जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जांपल दिया था आपको गुब्बारे का। बैलून में क्या होता है कि बैलून में अंदर तो आप जब हवा भरते हैं तो उसमें अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स को जब आपके द्वारा जो हवा भरी गई, आपने छोड़ दिया उसको, आपने छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर तो टकरा रहे हैं आपस में, वो आपस में तो टकरा रहे हैं, एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि वो बड़ा नहीं हो रहा है, गुब्बारा बड़ा नहीं हो रहा है, ना छोटा हो रहा है, हाँ मोशन में। तो बड़ा या छोटा ना होने के कारण, यानी कि वो जो मोमेंटम था अंदर वो कंजर्व है, कांस्टेंट है वो। जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, आपने गुब्बारे में छेद डाल दिया, गुब्बारा फट गया, यानी कि आपने क्या किया, उसमें एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई की उसमें। चलो, अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन भी था, किसका था, यामिनी का था आई थिंक, है ना। यामिनी, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, एक तो था फोर्स का आपका, है ना, फोर्स। देखिए, जो वो है एसआई यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड्स। तो एसआई यूनिट आपको वो याद रखने हैं। वैसे तो इसके फॉर्मूले हैं, इसके निकल भी जाएगा, जो आपने पूछा था यहां पर, किस किस का पूछा था आपने, एक मिनट जरा इनको बता दूं मैं, निशांत कौर, बस एक मिनट रुक जाइए जरा, स्टूडेंट्स की ये आई है, क्या पूछा था इन्होंने, एक तो था आपका फोर्स का, नहीं प्रेशर का था, सॉरी, है ना, प्रेशर का था कि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा, और दूसरा था आपका रेजिस्टेंस का। तो ये आपको याद रखने हैं, निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, निकालने के लिए तो इन दोनों का निकाल सकते हैं, इसको कर दिया हमने फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स का क्या होता है, MA, ये एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में करते हैं आप, तो इससे निकल जाएगा। लेकिन आपको जो याद रखना है, आपको जो एग्जैक्टली याद रखना है वो है आपका एसआई यूनिट, और प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ना आप MLT में निकालेंगे, ना इसको केजी में निकालेंगे, केजी ऐसे करके, ना इसको ऐसे करके निकालेंगे आप, ये आपने याद रखना है सिर्फ, ठीक है, पास्कल एंड ओम। हाँ, तो ये आपको याद रखना है बस, ज्यादा इसमें
डिटेल में नहीं जाना है कि इसको कैसे निकाला, क्योंकि ये आपको नहीं पूछा जाता है कि आपको इसका यूनिट निकालना है। ये तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इससे डेराइव हो सकते हैं। मैंने कहा था ना, एक होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स और दूसरा हुआ डेराइव यूनिट्स। अब इससे आप कोई चीज डेराइव कर सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड है पहले से ही, इस चीज से आप डेराइव कर सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं जरा। आज बात करते हैं इंपल्स की। इंपल्स पिछले कल हमने इससे पहले हमने बात की थी संवेग की, मोमेंटम की। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आपका इंपल्स। इंपल्स यानी कि आवेग, मोमेंटम यानी कि संवेग। देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम दोनों के बारे में रिलेशनशिप भी देखेंगे, बस आपने वो चीज ध्यान से देखनी है। इसको अभी छोड़ दो, जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, बहुबल जो किसी वस्तु पर कम समय तक आरोपित होता है लेकिन वस्तु के संवेग में परिवर्तन अधिक हो जाता है, इस बल को आवेगी बल कहा जाता है। क्या कहा इस लाइन में, वो समझा देता हूं मैं। ऐसा बल जो कुछ समय तक अप्लाई किया जाता है, ऐसा बल जो कुछ समय के लिए अप्लाई किया जाता है लेकिन वो मोमेंटम में अधिक चेंज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, धोनी जी हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं। जो है हेलीकॉप्टर शॉट मारा जाता है तो आप टाइम देखिए, उसमें कम समय के लिए लगाया जाता है, ऐसे करके कम समय के लिए लगाया जाता है। जो फोर्स है वो कम समय के लिए अप्लाई की जाती है लेकिन मोमेंटम जो गेन किया जाता है वो ज्यादा होता है। मोमेंटम जो यहां पर गेन किया जाता है, बॉल जो है वो बहुत दूर जाकर के गिरती है। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ इंपल्स के कारण। 2001 वर्ल्ड कप, अब आपको तो नॉलेज भी इतनी है कि क्रिकेट के बारे में, तो यहां पर देख सकते हैं हम, समझ आया आपको। थोड़े समय के लिए हमने फोर्स को अप्लाई किया, थोड़ा समय क्या हुआ, डेल्टा टी, यानी कि टाइम चेंज। डेल्टा टी इज क्या है, टाइम चेंज है। दोनों के बारे में जब रिलेशनशिप निकालेंगे तब आपको याद आएगी ये। फिर से समझिए, आवेग को मैंने क्या कहा, जो बल थोड़े समय के लिए अप्लाई किया जाता है लेकिन संवेग में, मोमेंटम में उसमें अधिक चेंज हो जाता है। ये थोड़े समय के लिए लाया था, बॉल आई, टक करके मार दिया, बॉल बाहर, सिक्सर। तो बॉल बाहर, उतने बाहर कैसे पहुंची, क्योंकि यहां पर इंपल्स भी लगा। इंपल्स यानी कि थोड़े समय के लिए जो फोर्स थी वो अप्लाई की गई थी। P इज इक्वल टू क्या होता है, mb। वैसे ही यहां पर देखते हैं आप, ठीक है, जब हथौड़ी से कील को मारा जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि उस पर जोर लगाया जाता है फिर नीचे नीचे जाती है वो कील, ऐसे करके मारते हैं थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ये है फॉन है ये, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मारते हैं ऐसे, अगर मैं जोर लगाऊं इस पर तो नीचे नहीं जा रहा है, हथौड़ा समझ लीजिए इसको। जब आप जोर से मार रहे हैं, इंपल्स करके हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए टच हुआ, ये जो है, ये जो टच हुआ, ये टच हुआ थोड़े समय के लिए, उसे ही हमने कहा इंपल्स। ठीक है, समझ आया, नहीं आया तो फिर बताओ। इसको आई से निर्देशित किया जाता है, आई, यहां पर जे भी लिखा हुआ है, यहां पर आपको जे भी लिखा हुआ है। जे इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी। एफ का मतलब क्या हुआ, फोर्स। डेल्टा टी का क्या मतलब हुआ, वो टाइम, कि थोड़े समय के लिए वो आपने टाइम, थोड़े समय के लिए आपने जो फोर्स लगाई वहां पर, वही हुआ आपका, ये हुआ फोर्स, ये हुआ आपका टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, कितने टाइम के लिए आपने उसको टच किया, बॉल आई, कितने टाइम के लिए धोनी ने उसको टच किया, तो वही हुआ आपका डेल्टा टी, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। For a constant force, the product of the force and the time over which the force acts is the impulse, is called impulse. आवेग is equal to बल गुणा समय अंतराल। यहां से आप देखिए किस तरीके से रिलेशन निकलते हैं आपके। जब कोई बल्लेबाज कोई शॉट खेल रहा है तो बल्ले और गेंद के बीच संपर्क काल बहुत कम समय के लिए होता है। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर इतना बल लगाया जाता है कि गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर ज्यादा हो जाए, इससे गेंद अधिक दूरी तक पहुंच जाती है। इस बल को आवेगी बल कहा जाता है। तो ये तो हुआ आपका संवेग।
अपोजिट रिएक्शन, नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन वो तो अलग चीज है। ये तो आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं हम। यहां पर जो मेन चीज याद रखनी है आपको वो है टाइम ऑफ कांटेक्ट। एक्शन रिएक्शन में हम टाइम ऑफ कांटेक्ट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। जैसे रॉकेट जा रहा है, अब एक तरफ जो है वो गैसेस जा रही हैं और दूसरी तरफ वो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हुआ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन थोड़ी ना हुआ कुछ हद तक, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट कि उससे कितनी देर तक टकराई और फिर वो बाहर चली गई। समझ गए निखिल? कितनी देर तक वो टकराई और फिर वापस चलेगी, टकरा करके वापस जाना। डन। अच्छा, तो यहां पर देखते हैं हम जरा रिलेशन जो इनके बीच में है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है संवेग और इंपल्स के बीच में। हाँ, इंपल्स, एक तरफ हुआ आपका इंपल्स और दूसरी तरफ हुआ आपका मोमेंटम। दोनों में माइनस का डिफरेंस है। माइनस का डिफरेंस कौन सा है वो आपको अभी समझ में आएगा, अगर इन दोनों का रिलेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास है m, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कोई भी चीज ले लीजिए, ये है, इसका जो मास है वो m है। इस पर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है हम उसे मानते हैं F। फोर्स इज इक्वल टू F। इस पर हम कुछ फोर्स भी अप्लाई करेंगे, तो जब इस पर फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वो कुछ टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ टाइम के लिए, हमें नहीं पता है कि वो टाइम क्या है। हम उसको क्या मानते हैं, हम उसको डेल्टा टी मानते हैं यहां पर, क्योंकि वो है टाइम ऑफ कांटेक्ट। टाइम की बात करूं तो कितने टाइम के लिए वो लगी, वो है आपका डेल्टा टी। तीसरी चीज हो गई, अब जब यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगा कि उसकी वेलोसिटी में कितना फर्क आया जब आपने उसको फोर्स लगाई। ध्यान से समझना है, फिर फिजिक्स में ऐसे नहीं आएगी यहां से चली जाएगी, घूम करके ऐसे करके वापस चली जाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। मैंने क्या कहा, कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस पर हमने फोर्स F अप्लाई की, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी के लिए। डेल्टा टी वो हो गया आपका टाइम। अब जो है इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी, तो हमने क्या मान लिया कि भैया इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो है डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, चेंज, तो वो हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। अब जरा मुझे यहां से एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यहां से क्या हो सकता है एक्सेलरेशन। आपके सामने सब चीजें हैं, आपके पास मास है, आपके पास फोर्स है, टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या हुआ, बताओ, लगाओ जरा कुछ दिमाग, थोड़ा बहुत अगर बच गया है अभी के लिए। एक्सेलरेशन क्या होगा, अब जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं लगाए हैं उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले वाली जो क्लासेस हैं वो देख लो। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, कोई माइक ऑन करके बोल दो, 2 मिनट की तो कहानी है, 2 मिनट 2 सेकंड की कहानी है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, तो वही हुआ आपका v अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। तो a हमने यहां से निकाल दिया, a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। इस वाली वैल्यू को आप याद रखिए, एक डब्बा जो है ये आपने याद रखना है। आपको पता है इंपल्स क्या होता है, अभी हमने देखा इंपल्स I से लिखते हैं, I इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड कितने टाइम में, F डॉट डेल्टा टी, यानी कि F मल्टीप्लाई, गुना है, ये डॉट का मतलब यहां पर गुना है, तो I इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा टी। और आपको सेकेंड लॉ भी पता है, दूसरी जो आपको चीज पता है वो है आपका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ वो कहता है F इज इक्वल टू ma, वो कहता है F इज इक्वल टू ma। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं, इधर से सेकेंड लॉ से अगर मैं आपकी वैल्यू निकालूं, a की वैल्यू यहां से निकालूं, तो a क्या निकल जाएगा यहां से, F डिवाइडेड बाई
m, यहां से मैं a की वैल्यू निकालूं तो वो निकल गया आपका f डिवाइडेड बाई m। तो एक आपके पास इक्वेशन ये भी हो गई। ये तो हमने सेकंड लॉ से निकाली, यहां पर तो कोई समझने वाली बात नहीं है, f इज इक्वल टू एम ए, है ना। और यहां पर इंपल्स इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। अब देखिए इन सारी जो इक्वेशंस है इनको हम कैसे रिलेट करेंगे। आपके पास दो वैल्यू यहां पर दिख रही हैं जो आपको लगभग सेम सेम लग रही हैं। एक आपको दिख रहा है यहां पर a इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा टी, और एक आपको a यहां पर दिख रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि a जो है ये तो बराबर है, ये तो बराबर है ना। अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई m, तो इसमें गलत है कुछ? इसमें गलत है क्योंकि ये तो बराबर ही है। तो मैंने भी इन दोनों को बराबर कर दिया, बस a ना लिख करके ये दोनों वैल्यू मैंने बराबर कर दी। यहां पर जब मैं इन दोनों वैल्यू को यहां पर बराबर कर रहा हूं और f की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, आपकी f की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। f क्या आ जाएगा यहां से, अब यहां पर दिखेगा भी आपको, f इज इक्वल टू m, आपके पास आ गया डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। ये यहां से f जो है f निकाल दिया, ये m परली साइड चलेगा, दूसरी साइड चले गया ये, ठीक है जी। ओके, अब इसकी वैल्यू कहां पर पुट आउट कर सकते हैं हम, लगाओ जरा थोड़ा सा दिमाग। अगर आपको कहीं पर f दिख रहा है, देखो इंपल्स क्या होता था, इंपल्स क्या था, इंपल्स था f डॉट डेल्टा टी। यहां पर है f इज इक्वल टू m डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन समझ आ जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा, बस ध्यान से देखना है। ये वैल्यू f की वैल्यू अगर मैं यहां पर भर दूं जो इंपल्स की वैल्यू थी, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अगर भर दूं i इज इक्वल टू, क्योंकि हमने फाइनली तो वही निकालना है ना, हमने तो इंपल्स ही निकालना है, लेकिन अब मैं इस f की वैल्यू यहां पर पुट आउट कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। स्टूडेंट की कॉल आ रही है अभी। ओके, हाँ हाँ हाँ, तो यहां से अब वैल्यू मैं यहां पर भर रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। ये वेलोसिटी था यहां पर, I इज इक्वल टू, हमारे पास f की वैल्यू है ये m डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t डॉट डेल्टा t, यही हुआ हमारे पास, यही हुआ। अब ये डेल्टा t से डेल्टा t कट गया, आपने यहां पर वैल्यू भरनी है I इज इक्वल टू f डॉट डेल्टा t, ठीक है। अब डेल्टा t से डेल्टा t कट गया और I हमारे पास क्या आ गया, m डॉट डेल्टा v। ये कहीं जानी पहचानी लग रही है आपको? हमारे पास P इज इक्वल टू क्या था, mb, मोमेंटम क्या था, P इज इक्वल टू mb, और इंपल्स क्या है हमारे पास, m डॉट डेल्टा v। थोड़ा सा फर्क रह गया सिर्फ, है ना। बताओ भाई कितना को समझ में आया कि क्या चीज हुई यहां पर। I इज इक्वल टू m डॉट डेल्टा v, इस डेल्टा v का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, सिंपल सी बात। डेल्टा v क्या हुआ यहां पर, चेंज इन मोमेंटम। हमने शुरुआत में क्या कहा था, आवेग क्या है, इंपल्स क्या है, इंपल्स वही है जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड है लेकिन जो उसमें चेंज हो रहा है, वही तो हमने बात की थी। बस हाँ, डेल्टा का मतलब है, क्योंकि डेल्टा का मतलब यही हुआ जो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में कहा था कि चेंज इन मोमेंटम, उस टाइम पीरियड में, टाइम ऑफ कांटेक्ट में जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वही तो आपका इंपल्स है ना। मोमेंटम
P इज इक्वल टू एम बी था, मोमेंटम हमने क्या देखा था, P इज इक्वल टू एम बी, और इंपल्स हमारे पास आया m डॉट डेल्टा बी, और डेल्टा बी क्या है यहां पर, चेंज, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वही हो गया आपके पास यहां पर इंपल्स। हाथ खड़े करो जरा, कितनों को समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो मुझे, ताकि मैं उसको एक बार फिर से बता दूं कि ये चीज यहां पर हुई थी। अब शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसको जो स्टार्ट कर रहा है अभी, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि उसको समझ में ना आया हो, तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। समझ नहीं आया है आप बता दो, एक बार फिर से बता देंगे। आपको कंसेप्ट समझना है, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको वो आ जाएंगे, आप रिलेट कर लेंगे उसको। लेकिन अगर आपने रट्टा मारा हुआ है तो वो चीज समझ में नहीं पाए, तो आप समझ नहीं पाएंगे वो चीज। इसलिए अभी बता दो मुझे कि किसी को अगर समझ में नहीं आया हुआ है। क्लियर है? चलो अब क्लियर है सबको तो आगे चलते हैं फिर। डन। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर स्ट्रेंथ्स। हमने पिछले कल भी फोर्स की बात की थी, हम जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने बात की थी फोर्सेस के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल में यानी कि बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो यानी कि आपकी अंदर की तरफ लग रही है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक सीडो फोर्स है, ठीक है। आपको दूर से देखने में लगता है कि ये जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रही है, लेकिन आप जब उसमें बैठते हैं, उसमें जब बैठेंगे आप, आपको लगेगा कि आप बाहर की ओर जा रहे हैं। तो यही हमने पिछले कल बात की थी। हाँ, अनरियल। द 4 फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर स्ट्रेंथ्स, तो उसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां से क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। एक हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, कमजोर नाभिकीय प्रतिक्रिया बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबक चुंबकत्व, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। अब इन चारों के बारे में देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या आता है, विच इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो जहां हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उसमें से सबसे वीकेस्ट कौन सी है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अभी देखिए ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये हमारे नेक्स्ट पोर्शन में है जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आपका ये न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फिजन हो गया, ये भी कंसेप्ट है पूरा के पूरा। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में है, अभी थोड़ा सा बात कर लेंगे हम। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, किस तरीके से वैल्यू को निकाला जाता है। तो पहले पढ़ते हैं जरा ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरीके से है ये जो आपको दिख रही है, फंडामेंटल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ये दो तरीके की हो सकती है, एक आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरे आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो चार्ट है ये लास्ट में आना चाहिए, वैसे अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स बट वेरी लॉन्ग रेंज। पहली बात क्या कही इसमें कि बहुत वीक फोर्स है हमारे और आपके बीच में। अब मेरे बीच में, या हम कहते हैं ना कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो फोर्स है ये कैसी है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं है। रिपल्सिव क्या होता है कि चुंबक लिया आपने, ऐसे चुंबक कर रहे हैं और वो दूर दूर जा रहे हैं, वो कैसी है, रिपल्सिव फोर्स है वो। लेकिन ये कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये जो पेन है ये नीचे की ओर ही आ रहा है, यानी कि ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी जो है इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो ये कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्स, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब मान लीजिए मैं ये कहूं कि ग्रेविटी तो हमारे बीच में भी हो सकती है, ये जो लाइट्स लगी है, ये जहां पर लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसके बीच में भी तो ग्रेविटी हो सकती है। तो हम एक दूसरे की तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ग्रेविटी है लेकिन वो बहुत वीक है, वो बहुत माइनर है, उस चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, बहुत माइनर है वो, लॉन्ग रेंज है। दूर तक चले जाइए, ऊपर से पत्थर फेंक दीजिए फिर भी नीचे ही आएगा वो, है ना। ग्रेविटी के कारण ही जो घूम रहे हैं, पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है,
Furthermore, it is always attractive. It acts between any two pieces of matter in the universe since mass is its source. मास जो है वो सोर्स है, किसी चीज का मास होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ये याद रखना है सिंपली कैसे निकाला जाता है, उस पर नहीं जाना है। जी जो यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू है ये 6.674। ये यहां पर 30 यहां पर नहीं होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था, इंटू 10⁻⁻11, ये नहीं होना चाहिए था यहां पर, है ना, इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब। बीक क्वेश्चन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बीक। मुझे समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि वीक फोर्स है। इस तरीके से हमारे जो न्यूटन थे, न्यूटन साहब के द्वारा ये बताया गया कि ये जो फोर्स है वो वीक फोर्स, सॉरी, इस तरीके कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अपनी तरफ पुल करती है। वीक इसलिए कहते हैं, वीक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी दो लार्ज बॉडी के बीच में भी होती है और हमें महसूस नहीं होती है। क्या आपको कोई फोर्स महसूस होती है कि हमको कोई खींच रहा है, हमको कोई खींच रहा है? ऐसा महसूस नहीं होता है, कुछ भी ऐसा महसूस ही नहीं होता है। आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो ऐसे घूम रही है, लेकिन फोर्स आपको फील कहां पर हो रही है? दो चुंबक आपने लिए, अब चुंबक जो है एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है कि फोर्स है वो जा रही है ना। कह रहे अगर जंप करे तो, ये जंप करेंगे तो हाँ, बात तो है कि ग्रेविटी जो है वो ज्यादा है तो आप नीचे की ओर करेंगे, लेकिन आपका मास भी तो ज्यादा है। यहां पर क्या कहा कि जो ग्रेविटी डिपेंड करेगी वो मास पर भी डिपेंड करेगी। एक ही लाइन इसमें कही, एक ही लाइन क्या कही, एनी टू पीसेस ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स सिंस मास इज इट्स सोर्स, है ना। तो वो चीज मास पे भी तो डिपेंड करेगी। अगर आप मान लीजिए एक पत्ता फेंक लीजिए, अब पत्ता जो जा रहा है वो तो स्लो से जाएगा, उसके लिए तो वीक है वो। लेकिन दूसरी तरफ आप बोलेंगे जो आप हैं अगर कूद जाएंगे तो पत्ते की तरह तो नहीं जाएंगे, जो मास है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। देखिए इसी फॉर्मूले से कैसे आपका ये निकलता है, G इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी कैसे निकलता है यहां पर। ठीक है, अच्छा सभी के लिए वीक नहीं है, ठीक है ठीक है, हाँ नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। ओवरऑल देखें, क्योंकि आपको महसूस नहीं हो रही है डेली लाइफ में, आपको कहीं पर महसूस नहीं हो रही है कि कुछ ग्रेविटेशनल नामक ऐसी फोर्स है जो आपको खींच रही है। वैसे तो आपके जो पृथ्वी है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन पुश है, पुल है, सन का है, तो आपको ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि आप बाहर की ओर जा रहे हैं पृथ्वी से क्योंकि आपको कोई चीज खींच रही है, ऐसा फील नहीं होता है आपको, है ना। अगर ऐसा फील होता तब आप कहते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत स्ट्रांग फोर्स है, क्योंकि हम तो इस पृथ्वी से ही बाहर जा रहे हैं। डन, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया, जहां पर जो वैल्यू है जी जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बता दी। उसके बाद m1 एंड m2 मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो m1 और m2 है, यही हमने बात की थी कि टू पीसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया मास उनका m1 और m2, और d क्या हो गया, डिस्टेंस। इसी से आपकी वैल्यू निकलती है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, कैसे निकाला जाता है वहां पर नहीं जाना है। यहां पर क्या किया जाता है, gm2 इज इक्वल टू gm2 m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इससे ये कट जाता है। लेकिन अभी उस सॉरी यहां स्मॉल g है,
लेकिन इस पे आपने नहीं जाना है अभी कि किस तरीके से फॉर्मूला निकाला जाता है। आपने याद रखना है कि फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहां पर g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू जो है वो ये है 6.674 इंटू 10⁻⁻11। फिर आपने रखना है m जो है वो मास है किसका, मैसिव बॉडी, या यदि हम माने जो मास है वो मास ऑफ अर्थ अगर हम यहां पर लें, क्योंकि हमने निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी पर हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम m की जगह वैल्यू कौन सी भरेंगे, ये वाली 6 इंटू 10⁻⁴। और r जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ मैसिव बॉडीज, जिसको मीटर में मापा जाता है। अगर हम देखें धरती और पृथ्वी का जो रेडियस है इन दोनों के बीच में, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब यही वैल्यू यहां पर पुट आउट करनी है। अब यहां से जो वैल्यू निकलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए कैसे, थोड़ा सा और बताते हैं जरा। मैंने आपको यहां पर वैल्यू तो बता दी, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही वैल्यू थी। यहां पर g की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, g की वैल्यू क्या है, 6.674 है, 6.7 लेते हैं इसको, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। फिर है आपका मास, ये हो गया आपका 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई यही वैल्यू जो है वो हम यहां पर पुट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ऊपर से कट रहा है, यहां पर लिख देता हूं मैं 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24। देखिए ये ए वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 1 है ना। अब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, 6.4 इंटू 10⁻⁶, 6.4 इंटू 10⁻⁶, 2, यही वैल्यू हमारे पास दी है, ठीक है। अब देखिए यहां से जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये जो सॉल्व करना है उतना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे डिफिकल्ट नहीं है, देखने में ये ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, देखने में ऐसा लग रहा है ना, लेकिन है बहुत आसान। कैसे, अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं सॉल्व करता हूं इसको। अब मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 6.7 इंटू, अब ये 6 मैंने इधर ला लिया, ठीक है, ये जो है एक तरफ ले जाता हूं मैं, 10 जो है 10⁻11 एक है, गुना 10⁻24। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, ये वाला जो ब्रैकेट है अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या आ जाएगा यहां से, 6.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶, यही आया। 2 बार मैंने यहां पर लिखना था इसको, 2 बार इसको लिखना था ना, तो हमने यहां पर इसको 2 बार लिख दिया, स्क्वायर ऊपर लिखा था। तो अगर इसको यहां पर लिखा जाए इस तरीके से, अगर मैं इनको ऊपर शिफ्ट कर दूं 10�6 और 10�6, इन दोनों को ऊपर लाया जाए तो यहां पर 10�6 है, ऊपर क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, गुना 10⁻⁻6 गुना 10⁻⁻6, ऐसा ही हो जाएगा। इन दोनों को सिर्फ ऊपर ला दिया, पहले नीचे की तरफ थे ये, इनको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस के हो गए, और नीचे क्या बच गया आपके पास, 6.4 इंटू 6.4, 6.4 इंटू 6.4, यही बच गया नीचे। अब देखिए यहां से वैल्यू कैसे आएगी जरा, यहां पर है 10⁻11, यहां पर है 10�6, माइनस में। अब जो माइनस माइनस में है ये सारे प्लस हो जाएंगे आपस में, है ना, ये माइनस माइनस की जो है ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 11 और 6 हुए 17, 17 और 6 हुए 23, है ना।
तो 10 की घात एक 23 हो गया हमारे पास जो माइनस में है, और दूसरा क्या है 10 की घात 24, ये तो है यहां पर 10 की घात 24, हमने इस माइनस माइनस को आपस में मिला दिया सबको, तो एक 10 की घात 23 हो गया और 10 की घात 24 हो गया। और दूसरा यहां पर क्या हमारे पास, देखिए यहीं से वैल्यू आ गई अब 6.7 इंटू, ये आपस में कट गए, बचे हमारे पास 10 की घात एक, और तो नहीं बच गया कुछ, अच्छा 6 है यहां पर, जिनने साइंस नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी। 6 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4, 6 हुए 36, 4 4 16, कितना हुआ 40, 40.96। मुश्किल है, मुश्किल क्या है इसमें, अभी फिर से बताते हैं आपको, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। 40.96, अगर इसको भी प्लस किया जाए, इसको अगर आप गुना कर दो 6.7 इंटू 6.7, सॉरी 6.7 इंटू 6, 6.7 इंटू 6, तो ये आ गया आपका 40, 7 की 42, 40.42, तो 42 सॉरी 40 डिवाइड बाई 10 की घात 1, गुणा करना है इसको 10 से, डिवाइड बाई 40.96, इसको जब आप करेंगे, अब गुणा इसको करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से जो वैल्यू आएगी, अब तो इतना तो सिंप्लीफाई हो गया ना, इतना तो हो गया सिंप्लीफाई, तो ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जो यहां पर वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, गुना करेंगे इसको, नीचे चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 ऊपर लग जाएगी 0, 0 से 0 कट जाएंगे, तो 40 400 के आसपास को आप जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 400 के आसपास ही तो आएगा, 400 गुना 400 डिवाइड बाई 10, 400 डिवाइड बाई 40, तो 10 आएगा, लेकिन हमारी वैल्यू क्या है 9.8, बहुत मुश्किल है। हाँ अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूं मैं। देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर 6.7 इंटू 10⁻11, ये जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वैल्यू कैसे आएगी, लेकिन आपका दिमाग खोलने के लिए, आपका दिमाग तभी खुलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सीधे वैल्यू याद रखनी है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है कुछ जगह वो याद रखनी है, लेकिन कुछ जगह पर वो वैल्यू जो है वो पुट करके देखो और उस वैल्यू को खुद से निकालो, कोशिश करो इस तरीके से सॉल्व करने की। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो और ज्यादा सोचेगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग क्या हो जाता है, वो एक जगह स्टक हो जाता है, फिर वो इसके बारे में नहीं सोचता है कि ये वैल्यूज कैसे निकली, ये क्यों निकली, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता है। एक बार करके देखिए, अगर फिर भी डिफिकल्ट लगता है फिर देख लीजिएगा एक बार, वैसे लगता नहीं है डिफिकल्ट, कितनों को लगा डिफिकल्ट, जरा हाथ खड़े करो। एक आयुष कह रहे हैं, और दो दूसरे कौन है, निखिल, बाकी 2 4 जो है वो नहीं बोल रहे हैं अभी, है ना, ठीक है, जो तो साइंस स्टूडेंट है उनको तो दिक्कत नहीं आएगी। आर्ट्स स्टूडेंट कितने हैं, हाथ खड़े करो जरा, आर्ट्स जो स्टूडेंट है कितने हैं, राहुल कह रहे हैं इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स वाले कितने हैं, हाथ खड़े कर लो। 4 हैं, यामिनी है, वर्षा है, प्रियंका है और कंचन है। अच्छा बाकी सारे साइंस स्टूडेंट हैं, साइंस में नॉन मेडिकल, तब तो दिक्कत नहीं आएगी, नॉन मेडिकल वाले तो दिक्कत तो आ ही नहीं सकती है ना उनको, उनको तो मतलब ये तो इजी वाली मैथमेटिक्स है, मुश्किल वाली तो अभी आई भी नहीं, जहां पर हम जो मैथमेटिक्स है वो कवर करेंगे, वो तो अभी पोर्शन ही नहीं आया, रीजनिंग मैथमेटिक्स पोर्शन तो वो वाला डिफिकल्ट है, ये तो इजी वाला पोर्शन है ना, ठीक है। फिर भी जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, आपको अगर ऐसा लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, तो क्लास के बाद या क्लास के पहले
कल आकर के मुझे बता देना है, लेकिन एक बार खुद से कोशिश जरूर करनी है। हमें क्या होता है ना, हमारा जो दिमाग है वो ऐसे काम करता है कि हमें नहीं आता है। जो मैंने अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स में देखा है कि हमें नहीं आता है, पहले ही सोच करके रख देते हैं। तो अगर पहले ये सोच करके रख देंगे कि हमें कुछ नहीं आता है, तो फिर आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। 40.96 आपको जो याद रखना है वो रखना है याद, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको एग्जाम तक याद नहीं रहती है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको दिमाग में बिठा लो सिर्फ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यही आपने याद रखना है, ज्यादा अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो पहला तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे वीक फोर्स है और लॉन्ग भी है, लॉन्ग है लेकिन वीक है। फिर है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक तो हो गया आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फोर्स यानी कि न्यूक्लियस में लगने वाली फोर्स। अब न्यूक्लियस में कौन है? एक प्रोटॉन है और एक जो है न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा है ना, ये जो है ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। बाहर जो घूम रहा है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में उन दोनों को न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को आपस में जोड़े रखने वाली जो शक्ति है वही है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट वेरी शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज तो देख ही सकते हैं ना, बहुत लॉन्ग तो नहीं है, न्यूक्लियस के बीच में है, न्यूक्लियस के बीच में है, ऐसा नहीं है कि सबके बीच में है, हमारे और आपके बीच में है। या हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट रेंज है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तो वो कौन सी है? लॉन्ग रेंज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियाई ऑफ एटम टुगेदर। जो न्यूक्लियस है एटम का, उसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि यही उसको जोड़ करके रख देता है। यही आपको यहां पर भी दिख रहा है, प्रबल नाभिकीय बल जो है। इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव but can be effectively repulsive in some circumstances. The strong force is carried by a particle called gluons, लेकिन यही आपको याद नहीं रखना है, इसमें आप चले गए फिर तो कहानी खत्म हो गई। ठीक है, when do particle interact through the strong force, जब इसमें जो फोर्स है वो किसके द्वारा कैरी की जाती है, उसके लिए एक टर्म्स है, उसके लिए एक टर्म है ग्लूऑन्स। Thus, the quarks inside the proton and neutrons are bound together by the exchange of the strong nuclear force. लेकिन आपको याद जो रखना है ग्रेविटी, ये क्या है? न्यूक्लियर फोर्स दो तरीके की, एक आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरी आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको पता लग गया कि न्यूक्लियाई को होल्ड किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर आपका इस तरीके से कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपके हो गए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। तो इस एटम के न्यूक्लियस को इस तरीके से बांध करके किसके द्वारा रखा जाता है, तो वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। The only example of the strong nuclear force is the force between the fundamental particles that constitute the nucleus, जिससे न्यूक्लियस बना हुआ है, वही इसका एग्जांपल है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर इन टर्म मेड बाय न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी चीज है, ये भी है, ये क्या है? ये मैटर है, ये एक मैटर है। उसी तरीके से वहां पर लिखा हुआ है एवरीडे ऑब्जेक्ट लाइक मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, चेयर, टेबल्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स है लेकिन लॉन्ग नहीं है। फिर आपका आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में खैर हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसी से हमें नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल चार्ज और द इंटरेक्शन ऑफ बार मैग्नेट्स। या तो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा या तो फिर आपका बार मैग्नेट होगा। बार मैग्नेट किस तरीके से? अब मैग्नेट होता है, मैग्नेट को आप रब कर दीजिए दूसरे के साथ, किसी के साथ, मेघ के साथ या लोहे के साथ, तो वो एक आकर्षण अपने साथ ही बना लेता है, अपने सराउंडिंग में चीजों को अपने खींचने लगता है। मैग्नेट में आपने रख दिया, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट मैंने यहां पर रख दिया, तो ये क्या करेगा? जो आसपास की जो चीजें हैं उनको अपने अपने आसपास, अपने पास खींचने की कोशिश करेगा।
हाँ, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही हो सकती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि मैग्नेट में आपने देखा है कि मैग्नेट आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपल्स भी करते हैं, देखा होगा आपने। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया। एंड एक्ट्स ओनली बिटवीन पीसेस ऑफ मेटल्स कैरिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो उसमें चार्ज तो होना ही चाहिए। और क्या होता है जब हम चार्ज क्रिएट करते हैं किसी चीज में, इस तरीके से, ये एक बैटरी है, इस बैटरी के एक एंड को जोड़ दिया इस पर, ये जो है ये मेक है मैग्नेटाइजिंग अ नेल, और एक एंड को जोड़ दिया इससे बैटरी के एंड को, और इसको इस तार से, इस कॉइल से लपेट दिया, तो यहां पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन जाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस बन जाएगी इसके सराउंडिंग में। यानी कि यहां पर कोई चीज रखेंगे आप तो वो इसके नजदीक आने की कोशिश करेगी, कोई भी चीज रख देंगे तो। फिर है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव में होता है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का फाउंडर किसे कहा जाता है? ये तो पहले ही पढ़ा होगा ना आपने, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बताओ, क्यूरी कह रहे हैं यहां पर। हाँ, इतना शॉर्टकट चल पड़ेगा, ठीक है, मैडम क्यूरी, ओके। कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि जो वेव्स हैं वो छोड़ रहे हैं रेडियो एक्टिव। यहां पर लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव डिके। जो डिके होता है वो तीन तरह का हो सकता है, अल्फा, बीटा और गामा। लेकिन इसमें जो होता है वो होता है बीटा डिके, यानी कि उस चीज की जो शक्ति है वो कम हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं हम वीक, उसकी शक्ति जो है वो कम हो रही है। अब यहां पर देखिए, the weak forces is responsible for radioactive decay and neutrino interaction. It has a very short range, and as its name indicates, it is very weak. The weak force causes beta decay, that is conversion of neutron into proton and electron and anti-neutrino. अब यहां पर जो न्यूट्रॉन है वो भी अलग अलग हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे? द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन किस किस में हो रहा है? ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, आपका एंटी न्यूट्रॉनों में कन्वर्ट हो रहा है, जो न्यूट्रॉन ही है। सेकेंड फेज में यहां पर प्रोटॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो मैं इसको अगर यहां पर लिख दूं तो इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई चीज आपस में बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वीक फोर्स होगी, कोई वीक होगा, उसमें फोर्स ही वीक होगी फिर, क्योंकि ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं किसी को भी, है ना। जो वीक होगा तोड़ा भी उसी को जाएगा। अब आप किस चीज से रिलेट कर रहे होंगे, थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया है कि उसको ही तोड़ा जा सकता है जो वीक है। यहां पर ही वही चीज हो रही है। आपको क्या लगता है कि हमें किसी ने बोल दिया तो नहीं होगा, आप टूट गए, आप मान लिया कि हमारे जो सपने थे वो सारे टूट गए, आपने खुद को ही ये मान लिया कि आप वीक हैं। तो जब आप खुद मान लेंगे कि आप वीक हैं, कोई भी आकर के आपको दूसरा व्यक्ति कह देगा और आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सही कह रहा है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये भी सही कह रहे हैं, सारे सही कह रहे हैं, आप शायद गलत रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। तो जो वीक है वो तोड़ा जाएगा, इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाओ। और कैसे बढ़ाएंगे आपको पता है, एक ही है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जो थोड़े से पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है जो दिन भर यही बातें कर रहे हैं, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये वो नहीं हो रहा है, हमें मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, अगली साल चेंज हो रहा है, कैसे होगा, यहाँ वैकेंसीज नहीं आ रही है, हमारा विश्व खतरे में है। ऐसी बातें करते रहोगे तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर आती रहेगी, और नेगेटिविटी जो एक है वो एक घोंसला बना देगी, जैसे बनता है ना चिड़िया का घोंसला, उस तरीके से बड़ा होता जाएगा। और नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको दुनिया में लगेगा कि कुछ नहीं है, इतना ही था, अब कुछ नहीं, इससे आगे हमें कुछ नहीं बनना है।
ठीक है, तो पहले तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, फिर जाकर के कुछ हो सकता है। और ये रही आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। हमने चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा हमने। पहला हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो कैसी फोर्स थी? वीक फोर्स थी, लॉन्ग रेंज है। हमने देखा न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों चीजें देखी। हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कि वहां पर चीजें कैसे करनी है। तो वो चार हमने फोर्सेस के बारे में देखा, लॉन्ग रेंज कौन सी है, रिपल्सिव कौन सी है, अट्रैक्टिव कौन सी है। तो ये चीज तभी होंगी जब आप रिवीजन करेंगे। अब देखिए यहां पर घर्षणल फोर्स में क्या होता है। जो घर्षण होता है, जो हम चल भी रहे हैं, वो भी किसकी वजह से चल रहे हैं? घर्षणल, जो घर्षण बल है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उसी के बल पर हम चल रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कह रही है यहां पर? इज द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेसेस दैट कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान से देखना है, फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेसेस, जनरेटेड बाय टू सरफेसेस। ये सरफेस एक है, ये सरफेस दो है, जनरेटेड बाय टू सरफेस दैट कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड, दैट कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हुआ, यहां पर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हुआ। अब मान लीजिए यहां पर मैं तेल गिरा दूं, इस हाथ पर मैं तेल गिरा दूं, नीचे जमीन पर तेल गिरा दिया, फिसल जाएंगे, क्योंकि यहां पर कह रहा है दैट कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड। वहां पर तो कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है। कॉन्टैक्ट तो जरूरी है, दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट, तभी तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। या तो आप हवा में कह रहे हैं, हवा में तो वो तो चल और है, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जमीन पर आप कुछ चीज फेंक रहे हैं, जमीन पर वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, वो बॉल जो है वो एक टाइम तक रुक जाती है। तो वो जब रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आ गई। ऐसे तो यूनिवर्स में बहुत सारी फोर्सेस हैं जो रोकने के लिए लगी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। ठीक है, फिर तो कई चीजें डिपेंड करती है। अब मान लीजिए जो यूनिवर्स है, आपका स्पेस है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, बॉल फेंक दी वो चलती जाएगी, वैक्यूम में चलती जाएगी, क्योंकि वहां पर रोकने वाला कोई है, फोर्सेस कोई नहीं है, फोर्सेस वहां पर कोई भी नहीं है, तो वो चलती जाएगी। बॉल जो एक बार फेंक दिया आपने, वो चलती जाएगी। जो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, कोई चीज जो स्थिर है वो स्थिर रहेगी, चलती है तो चलती ही जाएगी, पहले लॉ में हमने पढ़ा था। तो यहां पर कांटेक्ट होना चाहिए। तो यही हुआ आपका, जैसे कि ये है व्यक्ति, यहां पर अगर बर्फ पड़ी है वो तभी स्लाइड हो सकता है, क्योंकि यहां पर, अब बताओ जरा, फ्रिक्शन यहां पर कम है कि यहां पर कम है? फ्रिक्शन कहां पर है? ए में फ्रिक्शन कम है या बी में फ्रिक्शन कम है? ए, यहां पर फ्रिक्शन कम है इसलिए ये स्लाइड हो पा रहा है, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है इसलिए ये स्लाइड नहीं हो पा रहा है। जैसे कि यहां पर एक व्यक्ति है, ये यहां पर चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये गिर गया। अब मान लीजिए यहां पर जो है वो क्या है? तेल गिरा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है यहां पर, ऐसा मान के चलते हैं, ये मान करके चलते हैं। जो आपने मूवीज में देखा होगा, जो पुराने जो सीरियल होते थे, उसमें क्या होता था कि बहू जो है वो नीचे, या सास या बहू तेल गिरा रही है, सीढ़ियों से गिर रही है, धम 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 नीचे। तेल की वजह से उसने क्या कर दिया? फ्रिक्शन कम कर दिया, भैया ये ऊपर से आएगी तो गिर जाएगी। तो वही यहां पर भी हुआ। ये व्यक्ति कैसे गिरा? यहां से तो ठीक चल रहा था, अब ये चल भी किसी वजह से रहा था, ये चल भी फ्रिक्शन की वजह से रहा था, फ्रिक्शन की वजह से चल रहा था, लेकिन यहां पर वो फ्रिक्शन कम हो गया, जो फ्रिक्शन या जो कांटेक्ट है वो कम हो गया, तो ये क्या हो गया? यहां पर गिर गया। तो ये तो हुई आपकी फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो स्टैटिक होगा या तो वो काइनेटिक होगा। काइनेटिक यानी कि मोशन में होगा, उसे डायनामिक भी कहा जाता है। तो दो तरीके से हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ये बुक टेबल पर पड़ी हुई है, यहां पर भी फ्रिक्शन है। जैसे हम एक जगह खड़े हुए हैं, आप एक जगह बैठे हुए हैं, कहीं पर भी है, तो वो कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि इज वन
present between two objects that are not moving with respect to each other. They are not moving with respect to each other. जैसे मैं हूं, जमीन पर खड़ा हूं, अब ना तो जमीन हिल रही है ना तो मैं हिल रहा हूं, लेकिन खड़ा कैसे रहा जा रहा है यहां पर, तो वो है सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता तो खड़े भी नहीं हो जाता। तो ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि विराम अवस्था में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण बल। अब आगे है सीमांत घर्षण, जिसे कहते हैं हिंदी में लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब यही है, ये किसी तरीके का ऐसा तो नहीं है कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन में आएगा, ये सिर्फ एक पॉइंट है। पॉइंट कैसा है ये, मान लीजिए आप किसी पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप लगा रहे हैं इस पर फोर्स, ये है, ये एक कॉपी है। तो मान लीजिए इस नोटबुक पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई, इस उंगली से मैंने फोर्स लगाई, तो ये थोड़ा आगे नहीं गई। एक ही उंगली से मैंने इसको फोर्स, एक उंगली से मैंने फोर्स अप्लाई की, तो ये आगे नहीं गई। अभी कैसा है, स्टैटिक है। ये भी, इसमें भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, क्योंकि ये हिल नहीं रही है अभी। ये क्या कह रहा है, जो मोशन में नहीं है वही तो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये जो कॉपी है, ये जो नोटबुक है, ये एक जगह पर है, मैंने इस पर फोर्स लगाई लेकिन ये आगे मूव नहीं की, इतनी फोर्स उस पर लगी नहीं जितनी चाहिए थी। फिर मैंने 2 उंगली से लगाई, फिर भी नहीं हुआ। मैंने 3 उंगली से लगाई, नहीं हुआ। मान लीजिए मैं हाथ से इसको लगा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने हाथ से फोर्स लगा दी, जब मैंने हाथ से फोर्स लगाई और इसने मूव होना शुरू किया, जब इसने मूव होना शुरू किया आगे की ओर, इस तरीके से आगे की ओर गई, जब ये आगे की ओर जा रही है, वही पॉइंट जो है वो है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि उतनी फोर्स की आपको जरूरत है उस फ्रिक्शन को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो फ्रिक्शन ज्यादा था, आपकी फोर्स कम थी, फ्रिक्शन ज्यादा था स्टैटिक। 2 उंगली से 3 उंगली से नहीं गया, फिर मैंने पूरे हाथ से ऐसे फोर्स लगाई और ये आगे मूव करना शुरू कर दी। जिस पॉइंट पर ये आगे मूव शुरू करना की, वही आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने के लिए जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं, स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद स्थैतिक बल घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ता है। क्या बोला इसने सेम लाइन वही कही कि हम इस पर फोर्स लगा रहे थे, एक उंगली से लगा रहे थे, नहीं जा रही थी आगे, 2 उंगली से लगा रहे थे। जो घर्षण बल है, जो स्थैतिक बल है, सॉरी फ्रिक्शन है, वो बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं बढ़ पाएगा, एक पॉइंट के बाद ये मूव करना शुरू हो जाएगा, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो नहीं रहा फिर। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल और लिमिटिंग फ्रिक्शन। FL is defined as the maximum value of the static friction. सीमांत घर्षण बल क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। आया समझ में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इस पॉइंट के बाद वो मूव करना शुरू हो जाएगी। डन, दिक्कत परेशानी कोई? नहीं। और इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन आपको यह भी याद रखने की जरूरत नहीं है। FS स्टैटिक फ्रिक्शन को FS इज इक्वल टू μs mg। mg क्या है, m मैंने आपको पिछले कल भी बताया था, वो हो गया आपका मास, और g जो होगी वो आपकी ग्रेविटी हो गई। और जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसे लगेगा, ऑपोजिट। फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं और फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, फोर्स इस तरफ लगाएंगे, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ऐसा ही तो होता है ना, फोर्स जो घर्षण है वो पीछे की ओर लगेगा, आप फोर्स आगे की ओर अप्लाई करो। तो ये हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या है इसके एडवांटेज, मेक्स मोशन ऑन ए सरफेस पॉसिबल। फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, उस चीज में क्या होगा आपका, वो हो गया आपका
एडवांटेज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, साथ ही साथ में प्रिवेंट्स स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग, ये लिखा हुआ है। ऑलवेज व्हीकल्स टू अलाउज व्हीकल्स टू स्टॉप यूजिंग ब्रेक्स। डिसएडवांटेज क्या है? पुश और पुल करना मुश्किल हो जाता है। जो आइस है, आइस के ऊपर हम फिसल जाते हैं क्योंकि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता है, तो ये आपकी डिसएडवांटेज में आ गया। निखिल कह रहे हैं कैम ऑन है, कोई बात नहीं, ऑन भी है तो ऐसा तो पता लगेगा कि कोई बैठा हुआ है ना, हमें ऐसा लगेगा कि वहां पर कोई बैठा हुआ है। नहीं तो जो इमेज दिख रही है वो यहां पर भी हमारी दिख रही है और वहां पर भी हमारी दिख रही है ना। तो ऐसा तो हो कि वहां पर किसी और की दिखे, यहां पर तो चलो हमारी दिख रही है ना। चलो, फिर हो गया आपका गतिज घर्षण बल या काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि वो चलते चलते। इसमें भी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी कि ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं और ये मूवमेंट हो रही है, इसका मोशन हो रहा है, पहले में स्थिर थी। हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या कहा कि वो पॉइंट, एक पॉइंट जहां पर उसने मूव करना शुरू किया, वो पॉइंट की बात की हमने, लेकिन यहां पर वो ऑब्जेक्ट अब मूव करना शुरू हो चुका है, तो उसे कह दिया हमने काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी से आप रिलेट कर लीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स ओवर अ सरफेस एक्सपीरियंसेस रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन। जब आप किसी चीज को जोर लगाते हो, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आगे चले जाता है। किसी भी चीज पर आप फोर्स लगाओ तो वो एकदम मूव करना नहीं शुरू होगा, छोटी चीज होगी मूव करना शुरू हो जाएगा। आप टेबल को खिसका रहे हैं, उसके ऊपर रखा हुआ है, गद्दे को आप खिसका रहे हैं, बेड बॉक्स जो है उसको आप धक्का लगा रहे हैं, तो वो एकदम मूव नहीं करेगा, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा वहां पर फोर्स लगाई जा रही है ना। अब मान लीजिए, अब नीचे जो है पूरे के पूरा आइस है, नीचे आइस पड़ी हुई है, सेम बेड बॉक्स है। अपने घर में आपने बेड बॉक्स जो है दिवाली में अपनी सफाई की होगी, तो 2-3 को बुलाया होगा कि यहां से वहां पर उठाना है इसको, है ना, यहां से वहां पर ले जाना है इसको। तो वहां पर क्या था? फ्रिक्शन ज्यादा था। अब क्या करना है अगली बार? जहां पर होंगे, जहां पर वो बेड बॉक्स रखे होंगे, नीचे एक तेल का जो 2-3 तेल के पाउच हैं, उनको फेंक देना नीचे। फिर क्या होगा? बेड बॉक्स को आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, वो मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर नीचे जो होगा सीमेंट होगा या कुछ और होगा, ऐसा नहीं होगा कि कपड़े पर ही आपने तेल फेंक दिया, है ना। टाइल्स होंगी तो टाइल्स पर भी क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है, तो वो मूव करना शुरू हो जाता है इजीली। आपको लगता है कि आपके अंदर तो बहुत जोर आ गया है, शक्ति बहुत आ गई है, तो इसलिए वहां पर भी आप क्या है, ऑयल गिरा दीजिए। ऑयल के ऊपर वो स्लाइड करना, स्लाइड जो है वहां पर इजी हो जाएगा, पॉसिबल इजी हो जाएगा। स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ठीक है। चलो, आपने तो आखिरी वाली चीज बता दी। तो ये हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अंतर ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, इसका फॉर्मूला लगभग भी सेम ही है ना। दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, और जो म्यू है यहाँ पर वो है सिंबल ऑफ कॉफिशिएंट, सिंबल फॉर कॉफिशिएंट। म्यू एस यहाँ पर म्यू के लिखा हुआ है, इक्वेशन यहाँ दोनों की सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड हायर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, लोअर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये यहाँ पर क्या बात हुई, इसको हम लास्ट में बताते हैं जरा, ये क्या चीज हुई यहाँ पर, जो यहाँ पर हिमांशु ने लिख दिया है। अब स्टैटिक जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी कैसा हो सकता है? स्लाइड हो सकता है, या तो वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो सकता है, या तो आप उस चीज को स्लाइड कर रहे हैं, या तो आप उस चीज को स्लाइड कर रहे हैं। देखिए ये पहले वाला तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो पहला आपको दिख रहा है कि इससे आगे मूव हो ही नहीं रहा है। ये दूसरे वाला जो है वो स्लाइड कर रहा है, चीज को आगे आगे करके मूव कर रहा है, स्लाइड, सॉरी रोल कर रहा है। ये स्लाइड मान लीजिए, ये तो दोनों चीजें कर रहा है ना, वैसे रोल भी कर रहा है, स्लाइड भी कर रहा है, लेकिन इसको आपने क्या करना है, ये आपका स्लाइडिंग कि आगे खिसका रहा है। ये जो होगा नीचे की तरफ को, ये होगा रोलिंग, ठीक है, नीचे की ओर आ रही है, रोलिंग हो गया। नहीं नहीं, उल्टा बोल रहा हूं मैं, ये तो यहां पर स्लाइड हुआ, ये यहां पर स्लाइड हो रहा है और ये यहां पर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं। जैसे कि यहां पर है,
ये हो गया आपका स्लाइडिंग और ये हो गया आपका रोलिंग। रोलिंग आपने बॉल फेंक दी, बॉल इस तरीके से आपने आगे फेंकी, तो बॉल इस तरीके से क्या होती है, रोल। और दूसरा स्लाइड, आपने ये सरफेस ऐसा है, ये सरफेस ऐसा है कुछ, मान लीजिए आपने कोई चीज यहां पर रखी हुई है, वो नीचे नीचे आ रही है, नीचे नीचे आ रही है, नीचे नीचे आ रही है, तो वो स्लाइड कर रही है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर यहां पर रोल भी हो सकती है। दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हमने दोनों को समझना है बस। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इन दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस, वो स्लाइड करता है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, वो रोल करता है। ये समझने वाली कोई बड़ी फिजिक्स नहीं है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, कोई चीज स्लाइड कर रही है। रोलिंग फ्रिक्शन कोई चीज रोल कर रही है। जैसे यहां पर अब इसी को हमने टायर पर बिठा दिया, तो ये टायर जो है वो रोल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तभी तो आगे जा रही है। तो एक हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक हो गया आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसमें से ये बताइए कि इन सब में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें है? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन क्या आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में है, क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में है, क्या रोलिंग फ्रिक्शन में है? स्टैटिक, स्टैटिक। पहले नंबर पर स्टैटिक, उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर बताओ, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? तीसरे पे रोलिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये पूछा जाता है कि ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, ये चौथे नंबर पर आएगा। यहां जो होना चाहिए था पहले, यहां ग्रेटर देन होना चाहिए था स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कर दिया इन्होंने। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग इससे आगे होना चाहिए था वैसे, स्लाइडिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो दो तरह के हो गए। तो जो आपको लिखना है, स्टैटिक इज ग्रेटर देन, क्या था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये है, ये लिखना है। फिर ये एग्जाम पूछ जाता है कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यहां पर है स्टैटिक में, जब चीज कोई खड़ी हुई है, फिर स्लाइडिंग और फिर हो गया आपका रोलिंग। कहानी खत्म। तो आज की कहानी हो गई है खत्म। अब समझ जो है, समझ समझ का डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना समझ में आया, है ना? समझ आ गया सबको? अच्छा, नए स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक 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 ठीक। नए कौन कौन से हैं? अजय, अजय आप शुरुआत में हैं तो आप ही बता दीजिए, आपसे शुरुआत करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जरा क्लास को, माइक ऑन करके। ठीक है, बाकी जो हैं वो सोच के रखिए उतने में। बाकी जो नए हैं वो हैं कंचन, मुकुल, निशांत, प्रियंका का इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ शायद, ऋतिक। हाँ बताओ अब अजय। आगे वाले ने सोच के रखना है कि आपको इंट्रोडक्शन की बारी आ रही है। बताओ, माइक ऑन कर सकते हैं ना? जो माइक ऑन नहीं कर सकते वो साइड में बता दो कि माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, मैसेज करके बता दो। अच्छा, उतने में निशांत आप बताइए जरा। अरे मुकुल, नो आपने किस चीज के लिखा? प्रियंका आप ही बता दीजिए उतने में। शर्मा रहे हैं, इसमें शर्माने वाली बात क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन ही तो देना है। हाँ प्रियंका। As you know, my name is Priyanka Verma and I'm a student. I'm currently pursuing my master's in political science.
and I'm from Tube. That's it. और स्कूलिंग के बारे में आपने बता दिया, नहीं बताया शायद। So what about schooling? स्कूलिंग कहाँ से हुई Okay, sir. आपकी, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई आपकी, किस I've चीज में done आपने my ग्रेजुएशन graduation from RKMV and my schooling has been done from Tube, from Ishan Public School Tube. And yes, Okay. yes, sir. And currently you are preparing for sub inspector exam. Yes, sir. इससे पहले तो आप अपीयर नहीं हुए हैं ना एग्जाम में, किसी एग्जाम में? No, no. पहले एग्जाम में? Yes, yes, sir. I have given 2 exams. Like first one GOA 817 and Okay. sir मैंने उसका टाइपिंग तक दिया है, बट वो केस कुछ उसका पता नहीं क्या है। फिर सर मैंने कांस्टेबल वाला भी दिया था, उसमें भी सर लाइक 1.2 मार्क्स से रह गया एट लास्ट डॉक्यूमेंटेशन में। एंड नाउ थर्ड, अब ये थर्ड एग्जाम होगा एसआई का। थर्ड और फाइनल? नॉट सर फाइनल, लाइक आई डोंट वांट टू सेटल फॉर ओनली एसआई, लाइक अभी तो स्टार्टिंग है सर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप यहां पर नहीं ठहरेंगे, अभी इससे आगे जाएंगे। ऋतिक, वेलकम एक्सप्लोर एकेडमी। हाँ ऋतिक बताइए। सर मैं पालमपुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ठीक है। सर मैंने ग्रेजुएशन GGDSD कॉलेज राजपुर पालमपुर में की है, BSc नॉन मेडिकल। BSc नॉन मेडिकल में हो चुकी है आप? कब हुई सर? ये 2020 में हो चुकी है। 2020 में हुई, और 2020 से ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? कर रहा था, 2020 से कर रहा था। और मास्टर्स नहीं कर रहे हैं? मास्टर तो नहीं की अभी। मास्टर्स नहीं की, क्या कारण रहा उसका? सर उसका ऐसे ही सर, वो पेपर्स की तैयारी करता रहा, फिर तो फिर वो तो उसके बाद गवर्नमेंट सीट कोई मिली ऐसा कि उसमें आपने 100% दिया, आपने अपना 100% दिया हो? 100 तो देते ही वैसे, पर फाइनल रिजल्ट में कुछ हो जाता है ऐसे। तो इस बार आपको 100% देना है, ठीक है? जी सर। ठीक है। ऋतिक कांगड़ा से है ना? हाँ जी सर, पालमपुर से, कांगड़ा पालमपुर। पालमपुर, ठीक है। पालमपुर से और भी है कोई? कौन है पालमपुर से? और कौन रह गया? निशांत रह गया है। निशांत आप रह गए हैं, अजय आप भी रह गए हैं। और कौन रह गया है? मुकुल। 3 रह गए ना ये। तो आप 3 में से कोई माइक ऑन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बता दो फिर। कर रहे हैं तो क्लास को आपके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऋतिक ने तो अभी बताया नहीं, अभी गुप्त रहना चाहते हैं कि हम तो अभी गुप्त रहेंगे, है ना? ओके, तो यही कहानी है सारी की सारी जो हमने कवर कर लिया है। आई होप कि अब क्या करना है आपने, जो इंट्रोडक्शन के लिए रह गए हैं, इंट्रोडक्शन तो लेंगे आपका। कल आपने बताना है, कल के लिए आपके पास रह गया कि कल के लिए आप इंट्रोडक्शन देंगे कभी ना कभी बीच में। और टेस्ट भी आपका लगभग तैयार ही है, लगभग अभी तो नहीं है लेकिन जल्द ही हो जाएगा आपका टेस्ट, जो जनरल साइंस का अभी तक कवर किया है। तो इसके लिए आप इस चीज के लिए भी तैयार रहें कि आपका टेस्ट भी जल्दी होने वाला है। हाँ तो बता दीजिए, बता दो। हेलो निशांत। हाँ जी निशांत, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा नाम निशांत है, जैसे कि आप जानते हैं। मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर टाउन से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भी राजपुर स्कूल से की है और मैंने ग्रेजुएशन भी GGSD कॉलेज राजपुर से की है। 2020 में मैं पास आउट हुआ वहाँ से और उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं
बट 1-2 पेपर में उसके बाद जब तैयारी की तो रह के, पर कोचिंग ली नहीं थी कहीं, तो शायद उसका थोड़ा सा कारण रह गया। बट अब फर्स्ट टाइम ली है तो देख लेते हैं सर। ठीक है, अभी 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 आप हमको ट्राई करेंगे। हाँ जी सर, ट्राई करना बनता भी ठीक है है, सर, टाइम निकल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कीजिए। मैं तो कहता हूँ हर हाँ चीज जी, को ट्राई कीजिए, हर चीज को हाँ ट्राई जी, हाँ कीजिए जी, जिससे आपको सक्सेस मिलती है ना? हाँ जी सर, कहीं ना हाँ कहीं जी से सर, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। हाँ जी सर। हाँ, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और अभी कब हुई आपकी ग्रेजुएशन? 2020 में? सर 2020 में भी है। तो साथ साथ में ही है फिर। ऋतिक और निशांत दोनों पालमपुर से भी हैं, हाँ जी सेम सर, कॉलेज में क्लासमेट ही पढ़े हम थे? दोनों। यस सर। अच्छा, क्लासमेट ही हैं। अच्छा अच्छा। अरे रे, तो चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये बात तो, कि दो हाँ जी क्लासमेट साथ में पढ़ रहे हैं। और साथ में आई थिंक दोनों, उनका आइडिया किसने दिया था? सर, इसने दिया था मेरे को, इसने शेयर किया था आइडिया। ठीक है, वैसे शेयर नहीं करते हैं वैसे। नॉर्मली नॉर्मली दोस्तों में ये चीज शेयर नहीं होती है कि हम वहां पर कोचिंग ले रहे हैं, तुम भी कोचिंग लेने आ जाओ, हम्म। है ना? नॉर्मली नहीं होता है, कुछ दोस्ती होते हैं जो कहते हैं कि एक फॉर्म था ना, उसके रिगार्डिंग हम कर रहे थे तैयारी ना, तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि उसकी कोचिंग मिली नहीं हमको। तो फिर अच्छा उसके बाद कर रहे थे, हम ट्राई कर रहे थे, मतलब हमने लेनी तो इकट्ठी थी कोचिंग, चाहे हम यहाँ लेते चाहे कहीं भी। तो फिर हाँ सोच हाँ, लिया कि ऑनलाइन ठीक रहता है, टाइम भी जब मिलता है, रात को टाइम है, पढ़ने का टाइम होता है, और दिन में तो ऐसे निकल जाता है, तो फिर ठीक है ठीक है। दोनों साथ में तो नहीं रहते कहीं? नहीं नहीं, ऐसे तो थोड़ी दूर रहते हैं। अलग? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों पालमपुर से हैं और कांगड़ा साइड से बहुत स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा हाँ जी, है। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, तो रिजल्ट देना है, ठीक है? ठीक है सर, रिजल्ट देना है, हाँ जी जी। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन कह रही है वर्षा। वर्षा का रह गया इंट्रोडक्शन, बताओ वर्षा। वर्षा, देखिए, जिसको ऐसा लगता है कि हमें अभी कुछ चीज और करनी है तो वो कर सकते हैं। कंचन, आपका भी रह गया है इंट्रोडक्शन। वर्षा, पहले आप बताइए, जल्दी से बताओ जरा, माइक ऑन करके। हाँ जी। सर मैं बोल रही हूँ सबका इंट्रोडक्शन ले लो। हाँ हाँ, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम वर्षा है और मेरा कॉलेज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नाहन से हुआ है और मैं यहीं से मास्टर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में और मैं सिरमौर से हूँ। मास्टर्स कर रहे हैं किसमें? पॉलिटिकल साइंस में? हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस में। नॉनी से कर रहे हैं? हाँ जी, आपने कहा डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी, है ना? नहीं, कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नाहन। ठीक 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 ठीक, नाहन से कर रहे हैं, ओके। हाँ जी। और कब हुई आपकी ग्रेजुएशन, कब हुई है? मेरी सर ग्रेजुएशन हुई है अभी पिछले साल हुई है 2021 में। 21 में हुई है? 2021 के बाद अभी से आप शुरुआत कर रहे हैं या 2021 की शुरुआत शुरू कर दी थी आपने? सर शुरुआत की थी बट पूरी तरीके से नहीं की थी, बस स्टार्ट किया था। तो अब एंड करने का सोचा है कुछ? नहीं सर, जब तक जॉब नहीं मिली तब तक तो शायद नहीं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि अब जो है आपने शुरुआत पूरी नहीं की थी, तो अब वो शुरुआत पूरी करनी है, ये बोल रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब पूरी कर दी है, कर भी दी सर। ओके, वर्षा के पर्यायवाची बता सकते हैं? वर्षा के पर्यायवाची सर एक दो। बारिश हम्म। और पता नहीं सर, एक ही आता है मुझे, बारिश ही बारिश। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। वो कह रहे हैं मेघ। मेघ तो बादल को कहते हैं, हाँ? मेघा हो सकता है, मेघ तो नहीं हो सकता, है ना?
कंचन। हाँ जी। सर मैं जोगिंदरनगर मंडी से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन 2020 में आरजीएमसी कॉलेज जोगिंदरनगर से हुई है। ठीक है। और या प्रिपरेशन का फेज बताइए अपना थोड़ा सा, कैसे आप प्रिपरेशन सर कर रहे हैं किससे पहले? टेस्ट तो बहुत बहुत से दे दिए, 2019 से दे रही हूँ टेस्ट। कांस्टेबल का भी दिया था पहले और इस बार भी दिया था, पर अब नहीं हुआ। नहीं हुआ। कोई उसमें वजह थी, आपको पता लगा कि इस वजह से नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम तो ठीक हो गया था अटेम्प्ट, बट सेकंड टाइम मतलब सीरियस नहीं थे, सीरियसनेस। ठीक है, देखिए इस चीज को आपने अब आगे के लिए लेकर के चलना है, ये आपके लिए एक्सपीरियंस है। यस सर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम अपने एक्सपीरियंस को भूल जाते हैं। एक तो है अपने एक्सपीरियंस से आप सीख जाइए, दूसरा है उसको भूल जाइए, क्योंकि एक्सपीरियंस वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल सकता है फिर से, उसके लिए आपको 1 साल लगानी पड़ेगी, है ना? तो 1 साल का आपके पास Yes, sir. एक्सपीरियंस है। पहली बार आपने अटेम्प्टेशन की वजह से नहीं हुआ, दूसरी बार आप सीरियस नहीं थे। अब तीसरी बार के लिए आपको पता है कि आपको अटेम्प्ट भी ठीक करने हैं और सीरियस भी होना है ना? Yes, sir. ये दोनों sir. एक्सपीरियंस जो है वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में लगाने हैं। ठीक है? कंचन का मतलब क्या होता है? सर सोना। सोना। ठीक है, 24 कैरेट। ठीक है। अच्छा, और कौन बच गया है? मुकुल और अजय बच गए हैं ना, 2 ही बच गए हैं। चलो इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, अगर माइक अभी ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। हाँ मुकुल। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं कोटगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरी ग्रेजुएशन सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली से हुई है। ठीक है, और अभी आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं? सॉरी सर, सुनाएंगे? पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी या फिर? अच्छा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोटगढ़। और कोटगढ़ अपर शिमला या अपर, ये जो अपर वाला एरिया है, शिमला कुल्लू है, वहां वाले एरिया से बहुत कम स्टूडेंट हैं। वो वजह है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है पैसों को, है ना? पैसे को इस तरीके से आप, हाँ सेव, क्योंकि सेव है यहाँ पर इकोनॉमी का मेजर पार्ट है। तो जब उस व्यक्ति के पास सेव होंगे, पैसा बहुत होगा। अब पैसा जब बहुत होगा तो ऐसा लगता है कि इस पैसे को कहीं अच्छी जगह पर अप्लाई किया जाए, 1 लाख रुपए कोचिंग दे करके। ऐसा ही होता है ना? यस सर। हमारे मुझे जो अपर वाला एरिया है वो तो वहां पर संख्या इस तरीके से है, या तो वो चंडीगढ़ जाएंगे, या तो सोलन वगैरह, सोलन सॉरी नहीं, शिमला है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, वहां पर जाएंगे, पैसा लगा करके आएंगे क्योंकि पैसा बहुत है। अब पैसे से तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा, नॉलेज तो आपको तभी मिलेगा जब आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे, है ना? यस सर। तो मुकुल, कोशिश आपको यही करनी है कि कोटगढ़ से इस बार सब इंस्पेक्टर लग गए। बिल्कुल। ठीक है? यस सर। अजय आप बच गए हैं। नहीं, कल देंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, और तो नहीं बच गया कोई? तो पुराने वाली है ना? ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं कल। तब तक ये अलविदा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे बता देना है आपने। डन। दिन में नहीं लग सकती है, दिन में इसलिए ये होता है कि एक तो दिन में ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो शाम को फ्री होते हैं, ज्यादातर दिन को उतने स्टूडेंट फ्री नहीं होते हैं। तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, जो प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको आप तब तक देख लीजिए। वहां पर भी कोई डाउट आता है तो क्लास में आकर के मुझे बता देना है कि यहाँ पर कुछ डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर हो सकता है साउंड का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बाकी नहीं है ना? इसलिए हम इसको शाम में कर रहे हैं। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि अभी तक हम जो पढ़ाने की स्पीड है वो थोड़ी सी कम है, इसको हम ज्यादा करने, ये ज्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन वो तभी तक है जब तक, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, कि रिस्पॉन्स आगे से हो।
तो वो बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेंगे फिर उसको। हो सकता है क्लासेस की टाइमिंग बढ़ा दी जाए, क्लासेस जो हैं वो बढ़ा दी जाएँ, 1 की जगह 2 क्लास हो गई। लेकिन वो तब हमें लगेगा जब हमें महसूस होने लगेगा कि वहाँ से जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। वो पढ़ने वाले ऐसे हैं कि दिन में 2-2 क्लासेस लगा सकते हैं। 2-2 घंटे क्लासेस लगा सकते हैं और सब सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लासेस लगाने का तब फ़ायदा है जब समझ में आए। ऐसे तो हम यहाँ पर 2 घंटे बोल दें, 4 घंटे और बोल दें, अब समझ कुछ नहीं आया होगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो इस टाइम में आपकी मैटर करती हैं, वो है आपका रिवीज़न, है ना? तो ज़्यादा पढ़ के भी कुछ नहीं होता है, ज़्यादा रिवीज़न करके ज़्यादा बहुत कुछ हो जाता है। तो ये है चीज़ें, बाकी कल मिलते हैं आपसे फिर, है ना? ठीक है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।